गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप केयरफुली देख रहे होंगे। तो मैं अमित कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल APS बासनी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो इंग्लिश मीडियम 11th जो क्लास है उसके लिए है। हम इससे पूर्व में प्लास्टिड को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और कौन से ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इनके भी जो क्लासिफिकेशन था, इन्हें किस रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, ये चीज़ें भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आज का अपना टॉपिक है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम इम्पोर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाता है परीक्षा के अंदर। तो राइबोसोम पर हम जिक्र करते हैं आज की राइबोसोम क्या है। और राइबोसोम नाम का जो टॉपिक है वो बच्चों को कई बार कंफ्यूज भी करता है। वो किस रूप में करता है वो मैं पहले बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, जब स्टडी करते हैं किस किस के बीच में डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम हो जाते हैं और दूसरे हो जाते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, अक्सर ये चीज़ हमें कंफ्यूज करती है कि सर ये 70S और 80S का अर्थ क्या है। ठीक है, तो S क्या है, 70 क्या है। यहाँ पर कॉमनली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं डियर स्टूडेंट, वो किन में पाए जाते हैं? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि जो 70S प्रकार के जो पाए जाते हैं वो किन में पाए जाते हैं? वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। किन में? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और, वो क्या कि 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही नहीं, जबकि 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं सेल्स के। कौन कौन से? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो हमने लास्ट पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और डियर स्टूडेंट दूसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 2 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पाए तो किन में जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। बट माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 80S प्रकार के राइबोसोम किसी कोशिकांग में नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी सेल्स है, इस सेल्स के अंदर ये सारा मैटर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और ये एक सेल्स कौन सी है? ये एक सेल है यूकैरियोटिक सेल्स। तो 80S प्रकार के राइबोसोम उसके साइटोप्लाज्म किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। लेकिन अगर इसी कोशिका के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्थित है, ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारे लवक हैं। तो इन लवकों में और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पाए जाएंगे? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली 70S प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं, 80S के नहीं पाए जाते। तो आज जिक्र करेंगे राइबोसोम के ऊपर। ये 70S 80S है क्या चीज़, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है और क्या कार्य करता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। इसको याद रखना, जो सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, राइबोसोम। अगर राइबोसोम की डेफिनेशन की बात करें हम कि राइबोसोम जो होते हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते थे या किए गए हैं, तो राइबोसोम जो सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे वो थे जॉर्ज पैलेडे नामक वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक इनका स्टडी की गई थी और देखा गया था कि इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और वर्क, यदि फंक्शन की बात करें इनके, तो ये कार्य करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का। सो राइबोसोम जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम और द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना कि एक दानेदार या एक कणिकीय संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम are a
ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसी होती है ध्यान रखना, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम आर ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। ध्यान रखना इस नाम को कि राइबोसोम आर ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। जॉर्ज जो पैलेडे थे उनके द्वारा सबसे पहले राइबोसोम की खोज की गई थी, इन्हें ऑब्जर्व किया गया था यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज पैलेडे के द्वारा सन 1853 यानी कि इन 1953, ठीक है, कब 1953 में एब्जॉर्ब किया गया था। अगर कंपोज्ड की बात करें कि राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं तो दे आर कंपोज्ड, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दे आर कंपोज्ड। किस किस के द्वारा कंपोज्ड होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें मिलकर बनी हुई होती हैं इसके अंदर, यानी कि मोस्टली राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो दे आर कंपोज्ड राइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है वो, ठीक है, यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन, ये दो चीजें याद रखना। दे आर कंपोज्ड बाय आरएनए एंड प्रोटीन। किसके द्वारा? आरएनए के और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, ओके। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो और यदि बात करें हम इसकी तो हम कह सकते हैं कि आर नॉट सराउंडेड बाय एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। समझे आप कुछ क्या कहा गया है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसके राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोसोम मिलकर बने होते हैं डियर स्टूडेंट आरएनए और प्रोटीन से, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, जबकि इनके चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, इनके चारों ओर डियर स्टूडेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती? मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इस चीज़ को आप कंप्लीटली याद रखेंगे क्योंकि हम इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिल्स के क्लासिफिकेशन को मेम्ब्रेन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके आधार पर हम जो ऑर्गेनिल्स हैं, हमारे जो कोशिकांग हैं, उनके क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ा चुके हैं कि एक जो सेल्स होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिल्स में कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। यू नो दैट व्हाट इज़, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन अगर हम ऑर्गेनिल्स की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन जो होते हैं जैसे लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, ठीक है, ईआर है, ये सब क्या होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन लेस जो होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से? राइबोसोम और सेंट्रियोल। कौन कौन से? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। तो राइबोसोम को हम पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट आगे हम केंद्रक को यानी कि न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रियोल को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये राइबोसोम के बारे में सामान्य जानकारी है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। अगर हम टाइप की बात करें, नोट कर लिया इसको, थोड़ा पॉज करके जब नोट कर लिया करो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें। आप अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइबोसोम आर ऑफ
टू टाइप्स, वन, पहले प्रकार के जो राइबोसोम है डियर स्टूडेंट वो कौन सा, अभी बताया था आपको 70S और 80S, ठीक है। राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, कंप्लीट इसी लाइन में लिखते हुए चलो। राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, while प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। ओके, तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के, जबकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब अगर हम इनकी दोनों की बात करें, ठीक है, कंप्लीटली अगर हम दोनों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 70S और 80S जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम पहले क्लियर कर चुके हैं, क्या कि ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे, चिंता की बात नहीं है, लिखना आपको इसी क्रम में पड़ेगा, ठीक है। समझाने के लिए मैं इसको फिर दोबारा से बता दूंगा। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, कौन कौन सी, एक तो लार्ज, कौन कौन सी, एक तो कैसी होती है, लार्ज एंड स्मॉलर, लार्ज एंड स्मॉलर, एक तो कैसी होती है सब यूनिट इनके पास बड़ी होती है और दूसरी जो होती है वो स्मॉलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द टू सब यूनिट ऑफ 18S राइबोसोम the subunit of 80S राइबोसोम, the 2 सबयूनिट, ऐसे लिख लो, यहाँ 2 और लिख लेना, ठीक है। द 2 सबयूनिट ऑफ 18 राइबोसोम, 18 जो राइबोसोम आर 16 एंड 40, कौन कौन सी, आर 60S एंड 40S, कौन कौन सी होती हैं, एक तो 60S होती है और एक 40S होती है, किसके पास, 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, जबकि वाइल टू सबयूनिट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छी है, क्या कह रहा है कि ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, प्रत्येक राइबोसोम चाहे वो 70S प्रकार का हो या फिर 80S प्रकार का, ठीक है, दोनों के पास क्या होती है, 2 सब यूनिट होती हैं। एक यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है आकार में और एक जो होती है वो स्मॉलर यानी कि छोटी होती है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80S प्रकार का जो राइबोसोम है उसके पास जो 2 सब यूनिट होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो 16S होती है और दूसरी 14S होती है, जबकि 2 सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S, कौन कौन सी, एक तो 50S और एक 30S प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर S क्या है और 70 क्या है, ठीक है। 70 और जो ये S है ये इनका सेडिमेंटेशन जो है यूनिट होती है, ये ध्यान रखना। हेयर नीचे दिखाई दे रहा है, हेयर एस क्या है यहाँ पर जो पास पीछे लगा हुआ है, यहाँ लिख लेना हेयर एस
स्वेडबर्ग यूनिट, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग, उनके सम्मान में एस रखा जाता है। हेयर एस स्वेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड फॉर द किसके लिए? सेडिमेंटेशन। ठीक है, किसके लिए? सेडिमेंटेशन, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन। ओके, फटाफट नोट कर लो इसको, फिर बताते। मैं इसको दोहरा देता हूं। क्या है कि ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट लार्ज एंड स्मॉलर। द 2 सब यूनिट ऑफ 18S राइबोसोम आर 60 and 40 एंड 17S राइबोसोम आर 50 and 30। यहाँ पर जो लास्ट में जो पीछे इनके एस लगा हुआ है, उस एस का अर्थ क्या है? हेयर एस एक स्वेडबर्ग यूनिट होती है, एक इकाई होती है एस, और जो किसके सम्मान में दी गई है? एक वैज्ञानिक के सम्मान में जिनका नाम स्वेडबर्ग था। ठीक है, एक्चुअल में ये एस जो होती है, इस एस का मतलब स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि ये अवसादन गुणांक होता है। अवसादन या सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक कांच का गिलास लें और उसे पानी से भर लें, आधा कर लें थोड़ा सा, और उसमें मिट्टी को घोलें, तेजी से घुमाएं और फिर कुछ समय पश्चात उसका ऑब्जर्व करते रहें उसे, आप देखेंगे मिट्टी जो है वो तली में बैठना शुरू कर देती है। अब वो कितनी देर में बैठती है, वो उसका गुणांक होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है। स्वेडबर्ग के द्वारा क्या किया गया था कि जो राइबोसोम जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार के यंत्र जो जिसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उसमें उनका क्या कराया? उन्हें स्पिन कराया और बाद में उनके जमने के क्रम को देखा। ठीक है, तो कौन सी कितने क्रम में, कौन सी सब यूनिट जो होती है वो किस क्रम में कैसे बैठती है, ये बैठने का जो गुणांक निकल के आया वो 2 गुणांक निकल के आए। कुछ राइबोसोम जो होते हैं उनका सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है वो कितना प्राप्त हुआ? 80S, और कुछ का कैसा प्राप्त हुआ? 70S प्रकार का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब यदि कर लिया, अगर हम फंक्शन की बात करें, राइबोसोम के अगर फंक्शन की बात करें कि भी कार्य क्या करता है, ठीक है, 5-7 मिनट और रुक जाए यार, कोई बात ना, 17 मिनट तो है ही गई, तो वो मैं लगा ले ना आया था। तो राइबोसोम जो है वो कार्य क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ये ध्यान रखना। राइबोसोम एक्ट एज प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब इसको मैं फिर से दोबारा से दोहरा देता हूं आपके सामने, इस चीज को याद रखेंगे आप। राइबोसोम 2 प्रकार के आपको नजर आ रहे हैं, एक तो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं डियर स्टूडेंट, और दूसरे होते हैं 70S प्रकार के। ठीक है, अगर डिफरेंट की बात करें तो 80S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ये मान लीजिए ये आपके लिए एक वर्क है कि आप दिखाओ इसको कितना, मैं समझा देता हूं और आपको इसे नोट करना है। 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अगर उपस्थिति की बात करें कि प्रेजेंट किन में होते हैं, तो ये होते हैं किन में? बोलिए, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। 80S 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और साथ ही साथ किन में पाए जाते हैं? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, उनमें भी ये उपस्थित होता है। ठीक है, अगर आकार की बात करें तो आप जानते हैं कि इनका जो आकार होता है वो लार्जर होता है और ये होते हैं स्मॉलर। ठीक है, आकार क्या। सब यूनिट्स की बात करें तो इनके पास 2 जो सब यूनिट होती हैं डियर स्टूडेंट, एक 50, इनके पास एक 60S प्लस 40S, 2 सब यूनिट होती हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम के पास जो सब यूनिट होती हैं वो एक तो 50S होती है और एक 30S होती है। ठीक है, 2 सब यूनिट्स होती हैं, ये इनके अवसादन गुणांक होते हैं एक्चुअल में।
ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर आप डिफरेंट जो है वो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। एस का मतलब आप समझ गए, वो एक स्वेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है, और जिसे हम अवसादन गुणांक के द्वारा ज्ञात करते हैं, सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट होता है राइबोसोम का, ठीक है, उसके द्वारा। ओके, सो ये राइबोसोम था। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर राइबोसोम से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बहुत कम करते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं आपसे कि बेटा कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हम जो हैं वो मोटिव हों आपसे और नया कुछ आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। वरना हम तो आपसे पढ़ाते जाएंगे और जो ठीक है आपने भी, मैंने बोर्ड पे पढ़ा दिया, आपने नोटबुक में लिख लिया, ठीक है, एक नीरस सा काम हो रहा है। कमेंट्स जो होता है वो हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन पैदा करता है कि बच्चे, हमें ये महसूस होता है, ये फील होता है कि आप सब जो हैं बिल्कुल हमारे सामने ऑफलाइन क्लासों की तरह बैठे हुए हैं और वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। सो आप ज़रूर कमेंट किया करो किसी भी तरह की परेशानी से संबंधित कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, आप इसे दोबारा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले उस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है अपना अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा जो न्यूक्लियस होता है उससे संबंधित और सेंट्रोसोम से संबंधित, ठीक है। न्यूक्लियस को हम एक ही दिन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, राइबोसोम थे, और आई होप राइबोसोम बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। या आप सेंट्रोसोम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रोसोम। ओके, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल्स होते हैं उन दोनों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। अभी बताया था मैंने जिस प्रकार से राइबोसोम जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते, इसी प्रकार से सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। सो सेंट्रियोल जो होता है या सेंट्रोसोम है क्या चीज़, ये केवल किन में पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो एनिमल जो सेल्स होती हैं केवल उन्हीं में पाए जाते हैं, ठीक है। हमने प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में जो डिफरेंट था वो पढ़ा था। तो ये सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ एनिमल जो सेल्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल्स, इस प्रकार का कोशिकांग है, कंटेन टू स्ट्रक्चर usually usually containing two cylindrical structure called centriole, ठीक है। प्रत्येक जो सेंट्रोसोम होता है उसके पश्चात क्या, उसके पास क्या होती हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, और ये दोनों की दोनों सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सेंट्रियोल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सेंट्रियोल कहलाती हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।